हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 30 ऑफ दिसंबर का करंटली का एपिसोड लेकर आया हूँ। टोटल 6 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स 2026। कैसे? पहला आर्टिकल सबूत आपके सामने है। 2025 का ये क्वेश्चन है, एआई एक्शन समिट। और ऐसे आर्टिकल्स हम कवर करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकेंड आर्टिकल आप देख सकते हो, संथाली लैंग्वेज न्यूज़ में है। संथाली लैंग्वेज कह लो या लैंग्वेज जो होती है, चाहे क्लासिकल हो या स्केड्यूल लैंग्वेज हो, यूपीएससी की फेवरेट जो है ना थीम्स में से रही है। तो इस पे भी आप मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फाइन। देन वी हैव आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है। ये भी मतलब न्यूज़ में है एंड इसके पीछे का जो न्यूज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पीछे का जो बेसिक्स है, कोर है, उसे हम समझेंगे और खास करके जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, इसे इसके बारे में भी जानेंगे। देन वी हैव एनपीएस, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये क्या होता है एंड इसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट डेटा है। आपको पता है इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चंस डेटा स्पेसिफिक आता है। ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव दिस आर्टिकल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आईएनएसबी कॉन्टिन्यूअर। ठीक है, ये कल्चर के एस्पेक्ट से आप इसको देख सकते हो एंड इसे अच्छे से समझेंगे कैसे बनाया गया है, क्या पर्पस है। ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल और मे बी लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट जो 20 नवंबर को दिया था उसमें कुछ चेंजेस लाया है, पॉज कर दिया उस जजमेंट को। और मुझे बताना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, रिकंसिडर कर सकता है। ठीक है। और उसके अलावा दिस वन, इसको तो मैं बहुत ज़्यादा हाईली रेट कर रहा हूँ कि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 1 और 2 वर्ड आंसर आपको देने हैं। ये पूरे साल में जो इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन रहा है, चाहे प्लेसेस इन न्यूज़ या अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, जो इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करो और 10 के 10 क्वेश्चंस में ट्राई करो। जितने भी हो पाते हैं ना, मैं देखूंगा कि कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है। जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं हमारे यूट्यूब सेक्शन पे, तो मैं आप लोगों को, हर बच्चे को कोशिश करता हूँ रिप्लाई दे दूँ। और अगर ये अटेम्प्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अच्छा लगता है, मतलब कि अच्छे लगने से दो चीज़ें मुझे शेयर करनी है। पहला, मैड 3 जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। हमारा ये एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, 6000 प्लस स्टूडेंट्स। आपको पता है कि 33 एफएलटीज इसमें करवाया जाएगा। 140 दिन का ये पूरा प्लान है, 4 फेजेस में होगा, मतलब 4 फेजेस में आपको रिवीजन करवाई जाएगी। इसके अलावा एक डेडिकेटेड ग्रुप होगा, आपको मेंटोरशिप सपोर्ट मिलेगा। मेंटोर्स जो है हर वीकली सेशन लेते हैं और या अपने उस ग्रुप पे डाउट्स वैसे भी किसी भी दिन पूछ सकते हो। फिर उसके अलावा करेंट स्टैटिक सारे जो आपके प्रीलिम्स के जितने भी सिलेबस है ना, सब कुछ कवर कराया जाता है। तो आई विल से कि आप लोग इनरोलमेंट कराओ। सेकेंड थिंग इज अबाउट जो थीम्स हमने डिस्कस किया। आपको पता है जो 6 एविडेंस बेस्ड वर्ल्ड मैपिंग थीम्स है, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इन्होंने प्यार दिया है कमेंट सेक्शन में और मुझे पर्सनली भी डीएम आए। तो इसके रिगार्डिंग ये कहना है कि हाँ, इसको लेकर 6 थीम्स को लेकर लेक्चर्स आएंगे मेरे। मैं कोशिश करूँगा कि उतना ही पढ़ाऊँ जितना इंपॉर्टेंट है, मतलब मिनिमम आउटपुट में मैक्सिमम मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। इसके अलावा एक और चीज़ कहूँगा कि मैं बस इन वर्ल्ड मैप के थीम्स को नहीं देख रहा हूँ, इसके बाद इंडियन मैप पे भी आएंगे। फिर स्टैटिक में भी बहुत सारे ऐसे थीम्स होते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं बट पार्ट ऑफ द स्टैटिक होते हैं और फिर भी क्वेश्चन उससे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। जैसे पॉलिटी में मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 5th और 6th स्केड्यूल, ये ऐसा टॉपिक है ना, तो हर साल ऑलमोस्ट ये रिपीट हो रहा है। अभी जैसे लद्दाख वाला इशू था, ठीक है, तो उस वजह से ये न्यूज़ में लगातार बना हुआ था। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट लास्ट 6 मंथ्स में देखो तो जैसे धनखड़ साहब ने रेजिग्नेशन दिया और नए वाइस प्रेसिडेंट बने, तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना हमारे स्टैटिक का पार्ट है। कोर पॉलिटी में आप ये पढ़ते हो बट ये न्यूज़ में रहता है, न्यूज़ में है। तो इससे 2026 में क्वेश्चन आना लाजमी है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। सो ऑल टुगेदर ऐसे मैं टॉपिक्स थीम्स छांट सकता हूँ जिससे आप क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, किससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है। सो ये तो रही बात बस पॉलिटी की। देन इकोनॉमी, देन वी हैव ये एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। जैसे साइंस एंड टेक में मुझे एक टॉपिक तो पक्का लग रहा है, स्टेबल क्वाइन, लगातार न्यूज़ में है, तो इससे आप क्वेश्चन देख सकते हो नेक्स्ट ईयर। सो
मैं यही कह रहा हूँ कि मैं इस तरह से थीम्स बनाऊंगा। देन स्कीम्स, आपको पता है स्कीम्स में 2 to 3 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इन स्कीम्स कह लो या इनिशिएटिव्स जैसे आते हैं भारत सरकार के, तो भारत सरकार में 50+ मिनिस्ट्रीज हैं एंड 90+ डिपार्टमेंट्स हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे स्कीम्स और सारे इनिशिएटिव्स को आप याद रख पाओ, चाहे इंडिया ईयर बुक हो या जो सर्वे होता है, बजट होता है, या पीआईबी से। बट देर आर सर्टेन थीम्स, 4-5 थीम्स ऐसे हैं जिसे मैं आइडेंटिफाई करके आपको दूंगा, और उनके जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, अगर देख लोगे दैट विल बी मोर देन इनफ, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको देता हूँ, पीएम सूर्य घर बिजली योजना, ठीक है, 2025 में पूछा गया। ये रेनेबल जो स्कीम्स होते हैं ना, पीएम कुसुम कुसुम पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जो रेनेबल स्कीम्स होते हैं ना, उस पर यूपीएससी एक थीम होता है, क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से और भी थीम्स मैं डिस्कस कर सकता हूँ। 7 to 8 मिनट्स वीडियो में कोशिश करूंगा कि सबको स्कीम वाले को समाप्त कर दूं, ठीक है। तो आगे देखिए आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को मैं कैसे इजी बनाता हूँ, और अंडरस्टैंड यूपीएससी आपके साथ है। सो पहला जो है आज का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 2026 प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न आपको सामने दिख रहा है। सो इंडिया जो है होस्ट करने वाला है एआई जो है इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में। एंड इंडिया कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से G20 2023 में हमने मतलब ग्रैंड लेवल पे जो आयोजन करा था, उसी लेवल पे एआई समिट जो इम्पैक्ट समिट है उसे भी करे, ठीक है। तैयारी उसी तरीके से चल रही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इंटरनेशनल एआई समिट प्रोसेस। देखो जो इंटरनेशनल एआई समिट प्रोसेस है ना, जिससे कि गवर्नेंस एआई में ग्लोबल लेवल पे एक स्टैंडर्ड सेट हो पाए, ठीक है, नॉर्म्स बन पाए या कॉपरेशन कर पाए कंट्रीज एक दूसरे के साथ। तो यही रीज़न है। एंड जो भी ग्लोबल एआई समिट हो रहे हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स में उसकी इंपॉर्टेंस आपको पीवाईक्यू में ही दिख रही है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलियस पेरिस 2025, मतलब फरवरी 2025। सो भारत ने इसे को चेयर किया था, को चेयर विथ इंडिया। द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड द ब्लेटली पार्क समिट। देखो पहला जो इंपॉर्टेंट एआई समिट हुआ यूके में हुआ था, एआई सेफ्टी समिट, एआई जो कि ब्लेटली डिक्लेरेशन के साथ खत्म हुआ था। इसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था। और पहला ये है, सेकंड सियोल समिट हुआ था। मतलब मैं क्रोनोलॉजिकली या हिस्टोरिकली देखें कि ग्लोबल लेवल पे कैसे एआई समिट्स हो रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट हो पाए। तो उसमें एआई सेफ्टी समिट जो कि यूके में हुआ, देन सियोल समिट हुआ जो कि साउथ कोरिया में हुआ, देन वी हैव एआई एक्शन समिट जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, जो कि फ्रांस में हुआ। और इसमें अगर देखो तो फोकस था पहले में एआई सेफ्टी एंड रिस्क, उसी का कंटिन्यूएशन हमने सियोल समिट में देखा, उसी पे डिस्कशन हुआ, ठीक है। देन थर्ड समिट जो है इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन ऑन एआई गवर्नेंस, इस पे फोकस था। एंड इसमें कुछ और इनिशिएटिव्स लिए गए। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये उसी बेसिस पे है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट सेक्शन में इसे भी सॉल्व करके पीवाईक्यू लिख के 1 2 3 4 4 क्वेश्चन टोटल है, इसे आपको आंसर करना है, ठीक है। सो along with the other countries, US and UK also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI, ठीक है। ऐसा हुआ, यूके और यूएसए ने क्या ऐसा किया। सो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप आंसर कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, यूके यूएसए इसका पार्ट नहीं था इस जो है डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। तो यही है, फरवरी में इसको और अच्छे से हम डिटेल में जब ये सबमिट हो जाएगा तो क्या डिक्लेरेशन आई है, मतलब कितने कंट्रीज, भारत क्या मतलब इनिशिएटिव्स लेकर आया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अच्छे से। बट अभी के लिए एक कंटेक्स्ट दे दिया है। दूसरा आर्टिकल है लैंग्वेज। आपको पता है चाहे क्लासिकल हो या स्केड्यूल लैंग्वेज हो, यूपीएससी का फेवरेट थीम रहा है। संथाली अभी न्यूज़ में है, उसके पीछे का रीजन है कि जो ओल चिकी स्क्रिप्ट है उसको लिखा है पंडित रघुनाथ मुर्मू। अब ओल चिकी जो स्क्रिप्ट है संथाली की स्क्रिप्ट है, इसको 100 ईयर्स पूरे, मतलब ये 100 साल इसके पूरे हुए। मतलब जो स्क्रिप्ट आया ना, ये रिसेंट ही 100 साल ही हुआ है इसके, इस लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को किसी ने लिखा, जिनका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू, और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। संथाली आपको पता होना चाहिए कि एक स्केड्यूल लैंग्वेज का ये पार्ट रहा है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था विथ दी 3 अदर लैंग्वेजेस। बताओ 3 अदर लैंग्वेजेस कौन से हैं, क्या कोई बता सकता है? बोडो, डोगरी, संथाली एंड, मतलब सॉरी संथाली कह रहा हूँ, बोडो, डोगरी एंड मैथिली।
अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इसमें से एक बाहर निकालना है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन सा आउट ऑफ 3 जो है वो ऐड किए गए थे। अब आप तो इजीली आंसर कर दोगे इसका, ठीक है। सो यही है संथाली लैंग्वेज के बारे में। ट्राइबल लैंग्वेज है, आपको पता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ, मतलब जो 22nd स्केड्यूल लैंग्वेजेस है ना उसका हिस्सा है, बट क्या क्लासिकल लैंग्वेज का हिस्सा है? नहीं। अब मैं आप लोगों को एक यूनिक क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं यूपीएससी या किसी बड़े एग्जाम में इसके बारे में आने वाला है। एक तो है स्केड्यूल लैंग्वेज, जिसमें 22 लैंग्वेजेस होते हैं, एंड एक है क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिस्ट, जिसमें अभी टोटल 11 लैंग्वेजेस हैं। आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि बताओ कि क्या 11 आउट ऑफ 11 22 जो स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसका हिस्सा है, या कितने लैंग्वेजेस हैं जो इसका हिस्सा है, कितने नहीं है, एंड जो नहीं है ना जो नहीं है ना आउट ऑफ दिस 11 उनके नेम्स आपको बताने हैं। आप इसको प्रिपेयर कर लो, मैं जो ये बता रहा हूँ ये यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो स्टेट पीसीएस में जरूर आएगा, ठीक है। तीसरे आर्टिकल पे चलते हैं, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके रिगार्डिंग आपको ये थर्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू में दिख रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अब बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है 8 कोर इंडस्ट्री जो है ना उसमें कौन कौन से इसका पार्ट है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स, ठीक है। तो हम देखेंगे इसे, चलते हैं आगे। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, न्यूज़ में है, इसके पीछे का रीजन है कि इसकी ग्रोथ जो है ना 25 मंथ हाई, ठीक है। नवंबर में जो इसको मेजर किया था तो 25 महीना में सबसे ज़्यादा हाई था, दैट इज 6.7%, लेड बाय, इसके पीछे का रीजन था मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स में आपको बढ़ोतरी दिखी, तो इसका असर आईआईपी पे भी दिखा। आईआईपी जो है मेजर शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है, शॉर्ट टर्म जो इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना रहा उसे मेजर करता है, और मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों को कवर करता है। फाइन। बेस ईयर इसका अभी तक यूज होते आया है 11-12, अब जो है ना बेस ईयर जो है अपडेट होने वाला है और 2022-23 हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिलीज करती है कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये आईआईपी की मैं बात कर रहा हूँ। आईआईपी जो है ना एक ब्रॉडर वाइडर रेंज ऑफ सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होता है। जब इसी में से जब हम टॉप जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं उसको 8 को उठा लेते हैं तो उसको 8 कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में इसी पे क्वेश्चन बनता है मेनली। लीड इंडिकेटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और इनकी जो वेटेज है 40% के आसपास रहती है। कोर इंडस्ट्रीज डेटा रिलीज्ड, इसको कौन रिलीज करता है, सेम मिनिस्ट्री? नहीं, इसको रिलीज करती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन से सेक्टर्स आते हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो टोटल आपको 8 ये दिख रहा है, और इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि आउट ऑफ दीज 8 सबसे ज़्यादा वेटेज या सबसे कम वेटेज किसका है, तो आपको डिसाइड करना है थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, अगेन न्यूज़ में है। तो आरबीआई का जो रिपोर्ट आया है उसमें शो ये हुआ है कि ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ऑफ इंडियन बैंक्स फेल इनटू अ मल्टी डेकेड लो ऑफ 2.1% एज एंड सितंबर 2025, ठीक है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना मल्टी डेकेड लो पे जा चुका, सॉरी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ना वो मल्टी डेकेड लेवल लो पे जा रहा है, जो कि 2.1% पे आ गया है। मतलब पूरे डेकेड में देखो, मतलब मल्टीपल डेकेड्स को कंसीडर करो तो सबसे कम हो गया है, ठीक है। जिससे पता चलता है कि बैंकिंग हेल्थ जो है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से क्या पता चलता है बैंकिंग हेल्थ कैसा है, वो शो हो रहा है। तो क्या होता है एनपीए, मैं ये बताता हूँ कि अगर अब बैंक लोन या एडवांस जो दी गई है किसी इंडिविजुअल को, कंपनी को, इन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू, जो प्रिंसिपल अमाउंट है या इंटरेस्ट आपको देना है, मतलब ईएमआई देना है, वो अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया है, नहीं कोई दे पाया है, तो उसको काउंट एनपीए में करती है बैंक, ठीक है। आपने पैसे लिए, प्रिंसिपल अमाउंट हो या इंटरेस्ट हो, ईएमआई वगैरह जो देना है, अगर नहीं 90 दिन तक देते हो, जो डेट फिक्स किया गया है, तो उसको एनपीए में काउंट किया जाता है। इसी के रिगार्डिंग जो डेटा है आपको पता है 2.1% हो गया है सितंबर 2025 में, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मल्टी डेकेडल जो लो जो है
डिक्लाइन जो हुआ है। मार्च 2025 में ये 2.2% था। अब है नेट एनपीए रेशियो, ये 0.5% सितंबर में। ये क्या होता है, सिंपल समझो कि जब कोई बैंक लोन देती है ना, तो लोन जब देती है तो जब उसको पता चलता है कि पैसे वापस नहीं हो पाने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो बैंक क्या करती है कि कुछ पैसे एडवांस में रख लेती है, सो दैट जो है ना कंप्लीट लॉस ना हो, मतलब अपने प्रॉफिट से ही कुछ पैसे रख लेती है, ठीक है, जिसको वो प्रोविज़न बोलते हैं। अब ये पैसे जब बैंक रख लेती है और इन केस जो है एनपीए आपका, मतलब जो नेट एनपीए आप जो निकालते हो, इसमें क्या होता है, जो पैसे आपने रख लिए और जो एनपीए है टोटल, उसको जब माइनस कर देते हैं, जो आपने रिजर्व में रख दिए पैसे, जो अगर लॉस होगा तो कम लॉस होगा बैंक को, तो उसी को हम नेट एनपीए कहते हैं, जो कि 0.5% ही है, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा कि सबसे ज़्यादा एनपीए किस, जैसे कि एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन, मतलब कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखो तो किस पे सबसे ज़्यादा भार है एनपीए का, तो सबसे ज़्यादा पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, प्राइवेट बैंक्स पे 1.8 ही है एनपीए ओवरऑल, उनके एसेट्स को अगर कंपेयर किया जाए विथ एनपीए। देन फॉरेन बैंक्स 0.9% एंड स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है 3 सबसे ज़्यादा तो इन्हीं का दिख रहा है। सो मेनली पीएसबी को आप देखिए एंड ये स्मॉल, इस तरह से कंपैरिजन करके एक स्टेटमेंट डाल के यूपीएससी इकोनॉमी के मतलब कि सेक्शन से क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है, समझ गए, इन डेटा को लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इंडियाज नेवी स्टीज्ड सेलिंग वेसल INSV कौंडिन्य, ठीक है, सिंपल है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। INSV कौंडिन्य जो है एक सेलिंग वेसल है, ना कि जो है आप जो वॉरशिप कह सकते हो, ऑल्दो नेवी ने इसे कमीशन करा है, याद रहे, इंडियन नेवी ने, बट ये वॉरशिप नहीं है, ये एक सेलिंग वेसल है। कोड में मैं बता देता हूँ कि जो हम 2000 साल पहले जिस तरह से शिप्स यूज़ किया करते थे फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन, मतलब कि प्लेस टू अनदर, मतलब कि सी में, तो उसको रिवाइव किया जा रहा है। और जो कौंडिन्य है कहा जाता है, एक इंडिविजुअल थे जो लिखित तौर पे, मतलब हमारे पास जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, तो भारत में पहले ऐसे इंडिविजुअल हुए हैं लिखित तौर पे, वो इन्होंने ये सेल करना स्टार्ट किया। एंड हमारा जो ट्रेड था इंटरनेशनली, खास करके अरेबियन सी में, ओमान वगैरह से हम ट्रेड करते थे, तो वो लिंक भी आपको दिखेगा इस जो है इसका जब डिस्कशन स्टार्ट होगा। सो एक सेलिंग वेसल हम बना रहे हैं, बना लिया है, सॉरी, और हम एक तरह से जो हमारा कल्चरल लिंक था, सिविलाइजेशनल लिंक था, उसे रिवाइव कर रहे हैं इसके थ्रू, मतलब सिंबॉलिक है मोर ऑफ, तो इसीलिए कल्चर के लिए, कल्चर के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं व्हाट इज INSV कौंडिन्य। तो ए रिकंस्ट्रक्टेड एंशिएंट स्टिच्ड सेलिंग शिप। स्टिच्ड सेलिंग शिप का मतलब समझो कि स्टिच करा गया है, यहाँ पे मशीन्स वगैरह का यूज नहीं किया गया है, जिस तरह से पहले बनता था 2000 साल पहले, उसी बेसिस पे इसको बनाया गया है। ऑफ इंडियन नेवी एम्ड एट रिवाइविंग इंडिया 2000 ईयर ओल्ड मेरी टाइम जो ट्रेडिशन है, जिस तरह से पहले हुआ करता था, उसी को रिवाइव करने की कोशिश की गई है बाय इंडियन नेवी, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय 5th century CE मर्चेंट वेसल्स डिपिक्टेड इन अजंता के पेंटिंग्स। अजंता के पेंटिंग आपको पता है, कल्चर अगेन अजंता केव्स के अंदर है, तो उसमें जिस तरह के वेसल्स बनाए गए थे ना, उसी को मतलब कॉपी किया गया, उसी से इंस्पिरेशन ली गई है, ठीक है। एंड फॉर्मली इंडक्टेड इन नेवी इन May 2025। ये इंडियन नेवी ने कमीशन इसको कर दिया था, या इंडक्ट कर दिया था 2025 मई में ही, मतलब 21 मई 2025। बट इसकी जो यात्रा शुरू हुई ना, अभी शुरू हुई है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की जहाँ तक बात की जाए, जो स्टिचिंग मेथड है ना, इसको टंकाई मेथड कहते हैं। ये आप देख लेना, ये टर्म जो है ना न्यूज़ में रहने वाला है, इस पे आपको जो आप टेस्ट सीरीज दोगे वहाँ क्वेश्चंस दिखेंगे। तो टंकाई मेथड के थ्रू, जो कि ओल्ड ट्रेडिशन है, जिसके बेसिस पे जो है स्टिच करके वेसल्स बनाए जाते थे, उसी का ये तरीका है। वुडन प्लैंक्स सोन विथ कॉयर रोप्स, नो मेटल नेल्स और वेल्डिंग। सो जो वुडन प्लैंक्स हैं, जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, तख्ता, इस तरह से वर्ड होता है,
जिससे आप बनाते हो शिप या वेसल बनाते हो, उसी को आप यूज़ कर रहे हो और उसको स्टिच कर रहे हो, देन उसको जोड़ रहे हो क्वाइर, मतलब कि नारियल का जो होता है ना अपर पार्ट, जो हस्क होता है, उसको यूज़ करके, मतलब नारियल की रस्सी टू बी प्रिसाइज। नो मेटल नेल्स, कोई मतलब कि आप ना कील का यूज़ नहीं कर रहे हो, ना वेल्डिंग की जा रही है, मतलब जिस तरह से पहले बनता था। तो टंकाई मेथड आपको समझ आ गया होगा। एंड ये कंप्लीटली इंजन लेस है, कोई इंजन नहीं यूज़ किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं करना। पावर्ड ओनली बाय विंड एंड सेल्स, हवा जिस तरह से झोंका ले जाएगी, पहले जिस तरह से जाती थी उसी तरीके से, रेप्लिकेटिंग एंशियंट नेविगेशन। अब जो है नेचुरल वाटर प्रूफिंग, जो ये शिप है ना उसको नेचुरली वाटर प्रूफ किया जा रहा है। तो जो शिप का ये पार्ट होता है ना, दिस वन, ठीक है, तो उसमें फिश ऑयल, कुंड्रूज, जो ट्री रेसिन होते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स, इसको यूज़ किया जा रहा है। मतलब कि गैप्स वगैरह अगर हो जाएंगे तो उसके लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है ताकि पानी अंदर ना घुसे। फाइन। कल्चरल एंड डिज़ाइन सिग्निफिकेंस देखो तो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया, जैसे कि एक टर्म है गंधा वेरुंदा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत के पुराने टेक्स्ट्स में गंधा वेरुंदा का मतलब है टू हेडेड ईगल। फाइन। सो टू हेडेड ईगल जो है, ये देखो दिख रहा है ना, तो इसको सामने रखा गया है, मतलब रिप्रेजेंटेशन पहले जैसे हुआ करती थी, इसको भारत का जो कल्चर है, भारत की जो टेक्स्ट है एंशियंट, उससे कनेक्ट किया जा रहा है और ऑस्पिशियस भी इसको माना जाता है। सिम्हायाली, जो बो है ना, इसमें सिम्हायाली जो लॉयन है ना, मिथेटिक में हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशन है ना, उसमें लॉयन का इस्तेमाल किया जाता था ऐसे, तो उस बो, इस पे उसका सिंबल बनाया गया है, ठीक है। हड़प्पन स्टाइल स्टोन एंकर, आपको पता है ना शिप के अंदर वो रोकने के लिए जब वो आता है ना बंदरगाह पे, तो मैं कैसे समझाऊं, इस तरह से होता है ना ताकि अटका दिया जाए, तो वो भी हड़प्पन स्टाइल में यूज़ किया जाता है। इसमें यूज़ किया गया है, मतलब कंप्लीटली इसको बना दिया गया है, पुराना 2000 साल पुराना शिप, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडियाज मेरीटाइम सिविलाइजेशन। फाइन। तो मेडन जो इसका ओवरसीज जो इसका यात्रा निकला है, वो पोरबंदर गुजरात से निकला है, मस्कट ओमान तक जाएगा, और 29 दिसंबर मतलब कल ये निकाला गया। एंड ऑब्जेक्टिव सिंपल है, रिट्रेस एंशियंट इंडिया वेस्ट एशिया ट्रेड रूट्स विथ हाईलाइट हिस्टोरिक इंडिया ओमान मेरीटाइम लिंक्स। 16 इसमें इंडियन नेवी के पर्सनल हैं ट्रेंड इन ट्रेडिशनल शिपमैनशिप, जिस तरह से ट्रेडिशनली शिप जो जैसे ले जाते थे ना, उस उनमें ये लोग ट्रेंड है, 16 लोग हैं। फाइन। सो यही है टोटल। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ तो 17 दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पीछे का जो कल्चरल डिज़ाइन सिग्निफिकेंस, टंकाई मेथड इम्पॉर्टेंट है, एंड ये किस पर्पस के लिए लाया गया है, INS कॉन्डिनियर, इसको हमें देखना है। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज सुप्रीम कोर्ट जो है अरावली पे, जो उन्होंने 20 नवंबर को डिसीजन लिया था। सो द सुप्रीम कोर्ट पाउज्ड इट्स ऑन 20 नवंबर जजमेंट ऑन अरावली डेफिनेशन। देखो अरावली पे ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने जो नए लीजेस देने वाली है उस पर रोक लगा दी है। एक डेवलपमेंट तो आपको पता ही होगा, इतना ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ इसको लेकर, सेव अरावली। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, एक तो हो गया आपको एग्जीक्यूटिव का स्टैंड, जो कि नए लीजेस पे इसने रोक लगा दी है। अब हम देखते हैं जुडिशरी का क्या स्टैंड है, यही इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 नवंबर को डिसीजन लिया था ना अरावली को लेकर, उस पर रोक लगा दी, जिसमें 100 मीटर से ऊपर ही वाले को हील माना जाएगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट की खुद की डेफिनेशन थी। इट डिसाइडेड टू री एग्जामिन द इशू थ्रू अ न्यू एक्सपर्ट कमिटी। अब जो डिसीजन लिया गया था उसको री एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है, नया एक्सपर्ट कमिटी बनाया जाएगा। टिल देन नो इरिवर्सिबल एक्शन। सो टिल देन जुडिशरी ने भी कह दिया कि अब जो है ना कोई भी मतलब एक्सपेंडेड माइनिंग आपको नहीं अलाउ नहीं किया जाएगा अरावली में। सो वाई द सुप्रीम कोर्ट कैन डू दिस। सो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है अपने जजमेंट को रिव्यू करने की, आर्टिकल 137, ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये दीज आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जुडिशरी से रिलेटेड। सो ड्यूरिंग रिव्यू इट कैन कीप एन अर्लियर जजमेंट इन एबियंस टू प्रिवेंट हार्म। फाइन, इतना ही था।
और ये आपके सामने क्विज है, वेयर डिड द समिट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन टेक प्लेस, आंसर करते जाना कमेंट सेक्शन में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री रिजाइंड आफ्टर लेस देन अ मंथ इन ऑफिस ओनली टू बी रीइंस्टेटेड। आप आपको ये बताना है, मुझे तो आंसर पता है बट ऐसे 10 क्वेश्चन हैं। सो ऑल टुगेदर यही है आज का करेंटली के आर्टिकल्स जो आपके प्रीलिम्स के लिए खास करके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। PYQs भी हमने 4 कवर किए, और आप उम्मीद करता हूँ मैं कि आप जो है मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाओ। एंड थीम्स वगैरह जो है वो PYQ थीम्स किस तरह से करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिए। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर से।